गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस लर्नर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एरोसोल क्या होते हैं, इसकी पैकिंग क्या होती है। और ये फार्मास्यूटिकल पैकिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या तो इस पे ग्लास पे क्वेश्चन आ जाता है कि ग्लास के टाइप्स लिखो, या फिर एरोसोल पे आता है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एरोसोल का डेफिनेशन क्या होता है, फिर इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसमें फॉर्मुलेशन यानी इसमें कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मिलाए जाते हैं। इसको अगर एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो डायग्राम भी ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज और इसका एप्लीकेशन ये कहाँ कहाँ यूज होता है। तो ये वन बाय वन हम देखेंगे, बहुत ही इजी और अट्रैक्टिव टाइप आप पिक्चर्स वगैरह से समझ सकते हैं। तो एरोजोल होता क्या है, तो हम अपने नॉर्मली घर में भी हम एरोजोल बहुत सारे यूज करते हैं। जैसे परफ्यूम का जो बॉटल्स वगैरह रहते हैं वो एरोजोल में आता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो लिक्विड होती है अंदर, जो कि कोई कोई बॉटल ट्रांसपेरेंट रहता है, अंदर लिक्विड दिखता है, वो लिक्विड जब बाहर आता है तो वो एक गैस के फॉर्म में आता है। गैस के फॉर्म में आता है और वो प्रेशर के साथ बाहर आता है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया है, एरोजोल। एरोजोल में एयर जो है वो हवा हो गया, और जो सोल है इसका मतलब होता है कोलाइट। तो इसका डेफिनेशंस वगैरह हम देख लेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। एरोजोल पैकेजिंग का हम जब डेफिनेशन लिखना पड़ेगा एग्जाम में, फार्मास्यूटिकल एरोजोल्स आर प्रेशराइज्ड डोजेस फॉर्म्स कंटेनिंग one or more active ingredient which upon activation emit a fine dispersion of a liquid and or a solid material in a gaseous medium। यानी कि फार्मेसी में, फार्मास्यूटिकल्स में जब हम एरोजोल बनाते हैं तो वो एक प्रेशराइज्ड डोजेस फॉर्म होता है। मतलब कि दवाई को, जो लिक्विड है या फिर जो इमल्शन है, जो भी है, वो प्रेशर के साथ अंदर बॉटल में उसको फिल किया जाता है। और उसमें क्या हो सकता है, एक तो एक केमिकल इंग्रेडिएंट हो सकता है, दो हो सकता है, या तीन हो सकते हैं, कितना भी होगा। लेकिन जब हम उसका जब बटन हम जब प्रेस करते हैं तो उसमें से जो डिस्पर्जन मीडियम निकलता है, जो भी सॉल्वेंट रहता है, जो भी लिक्विड मटेरियल रहता है, वो मिस्ट के, यानी कि फाइन पार्टिकल डिस्पर्स होता है। फाइन पार्टिकल डिस्पर्स होता है। आपने परफ्यूम में देखा होगा, परफ्यूम में जैसे ही हम उसको प्रेस करते हैं, उसके किसको, एक्टिवेटर को, तो उसमें से क्या निकलता है, गैस फॉर्म में वो लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है, गैस मीडियम में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो उसी को बोलते हैं एरोजोल। ये थोड़े पिक्चर्स है, इसको देख करके थोड़ा समझ में आ जाएगा। थोड़ी तो कॉस्मेटिक्स में आ जाते हैं जैसे परफ्यूम वगैरह, लेकिन आजकल हर चीज़ ज़्यादातर एरोजोल के फॉर्म में आ रहा है। यानी कि ये इसमें भी टाइप्स होते हैं जो हम आगे देख लेंगे। जैसे कि आजकल हैंड वॉश वगैरह आ रहा है, वो भी एरोजोल के फॉर्म में आ रहा है। एंटी फंगल वगैरह या फिर एनाल्जेसिक वगैरह, दर्द वगैरह कम करने के लिए, क्रिकेट प्लेयर्स को देखे होंगे, कभी मार लग जाता है तो उनको ला करके एरोजोल स्प्रे किया जाता है, स्प्रे कर दिया जाता है। और इसके क्या क्या यूजेस है वो भी हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेंगे। अब इसका फॉर्मुलेशन एक्चुअली इसमें रहता क्या क्या, इसमें हम क्या क्या मिलाते हैं, ये क्यों और डोजेस फॉर्म से ये क्यों अलग हो जाता है। तो इसमें एक्टिव मेडिकामेंट होता है, जो भी दवाई रहता है वो डाल देते हैं। फिर डिजोल्व इन सुटेबल सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इसमें रहना पड़ता है। सॉल्वेंट यानी कि डिस्पर्शन मीडियम या कंटिन्यूस मीडियम भी बोल सकते हैं, जो कि हो सकता है कि वाटर हो सकता है इथाइल अल्कोहल हो सकता है एसीटोन हो, कुछ भी सॉल्वेंट इसमें हो सकता है। फिर प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं ताकि उसको हम लॉन्ग, उसका सेल्फ लाइफ हम उसका बढ़ा सके, ज़्यादा दिन तक वो अच्छा रह सके। एंटीऑक्सीडेंट डाला जाता है ताकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं हो। सॉल्युबलाइजिंग एजेंट डाला जाता है, अगर समझो कोई सस्पेंशन है या फिर इमल्शन है, तो उसमें जो मेडिकामेंट है वो उसमें सॉल्युबल हो जाए, उसमें मिक्सअप हो जाए, तो सॉल्युबलाइजिंग एजेंट डाला जाता है। और ये लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें प्रोपेलेंट होता है। अब प्रोपेलेंट का क्या क्या वर्क होता है, क्यों ज़रूरी रहता है, ये क्या इसका वर्क रहता है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेंगे। अब जब ये क्वेश्चन आएगा कि एरोजोल के बारे में नोट लिखो, या इस पे कोई सा भी क्वेश्चन आएगा, अगर लॉन्ग ज़्यादा मार्क्स में है तो इसमें हमें डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। तो ये एक बॉटल है, बॉटल में ये जो अंदर है ये क्या हो गया, हमारा मेडिकामेंट प्लस सॉल्वेंट है। फिर ये पाइप के जरिए, इसमें एक पतला पाइप कैपिलरी रहता है, जिससे ये जो लिक्विड है ये ऊपर जाता है, और इस वॉल्व के वजह से, यहाँ पे वॉल्व है देखिए, ये वॉल्व की वजह से ये लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है गैस में या फिर स्प्रे में। या फिर बोल सकते हैं जैसे हम गार्डनिंग वगैरह करते हैं तो हम पाइप को अगर हम उसका टिप नहीं पकड़े तो क्या होता है, वो पानी प्रेशर के साथ बाहर नहीं आता है। लेकिन उसके जो पाइप का टिप है, जब हम गार्डनिंग करते हैं उसके टिप में क्या करते हैं हम, जब हम उसको क्लोज करने की कोशिश करते हैं तो जो पानी आता है वो प्रेशर के साथ आता है। तो वैसे ये वॉल्व का भी कहानी है, ये वॉल्व रहने की वजह से ये लिक्विड जो है वो प्रेशर
की वजह से, प्रेशर हो जाने की वजह से वो क्या हो जाता है, गैसियस फॉर्म में बाहर आ जाता है। तो ये डायग्राम ड्रॉ करना ज़रूरी है अगर ज़्यादा मार्क्स में क्वेश्चन आ गया तो। नेक्स्ट देखेंगे कि कंपोनेंट ऑफ एरोजोल, यानी कि जब हम इसका कंटेनर यूज करते हैं, इसका जो कंटेनर है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो बॉटल है इसको कंटेनर बोलेंगे, फिर इसमें एक वॉल्व होता है, वॉल्व बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है इसका। फिर उसके बाद एक्वेटर होता है, ये जो जिसको हम प्रेस करते हैं, जो इसका हम कैप बोलेंगे, है ना, इसको हम प्रेस करते हैं, एक्वेटर हो गया। फिर प्रोपेलेंट, प्रोपेलेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोपेलेंट यहाँ सॉल्वेंट में रहता है। ये प्रोपेलेंट का वर्क नेक्स्ट स्लाइड में देख लेंगे हम। तो कंटेनर के बारे में, कि कंटेनर क्या क्या चीज़ों से हम, ये कंटेनर जो ये बॉटल है ये क्या क्या चीज़ों से बन सकता है। तो ये जो कंटेनर है ये ग्लास का भी हो सकता है, या फिर ये मेटल का भी हो सकता है, या फिर प्लास्टिक का भी हो सकता है। हमने जब परफ्यूम का बॉटल कभी देखा होगा तो वो एक ट्रांसपेरेंट ग्लास भी होता है, उसमें जितना लिक्विड होता है वो भी कभी कभी दिखता है। या फिर आजकल मेटल का भी आ रहा है, मेटल में हमें उसमें कितना भी बाकी है वो नहीं दिखता। फिर प्लास्टिक का भी हो सकता है। अब ये एरोजोल जो कंटेनर है, जो इसका बॉटल है, वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, महंगा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी हम उसमें लिक्विड हम फिल करते हैं वो प्रेशर के साथ हम ऐसा कंटेनर हमें लेना पड़ता है जो प्रेशर उतना वो क्या कर सकते हैं, वो सह सके, या फिर वो प्रेशर उसमें बन सके। या बहुत सिंपल एग्जांपल है, जैसे हमारे एलपीजी सिलेंडर जो है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसमें भी जो है लिक्विड अंडर प्रेशर उसमें हम क्या रहता है, उसमें प्रेजेंट रहता है। और जब हम वो गैस, जब हम उसको स्टोव को ऑन करते हैं तो वो लिक्विड फिर कन्वर्ट हो जाता है गैस में, है ना। तो वहां पर भी प्रेशर है। तो इसलिए सिलेंडर का जो मैन्युफैक्चरिंग होगा वो बाकी उससे डिफरेंट होगा। तो वैसे ही जो इसका जो पैकिंग मटेरियल है या जो इसमें हम कंटेनर में यूज करते हैं वो थोड़ा क्या होगा, स्ट्रेंथन होगा, यानी कि वो मजबूत होना चाहिए, वो प्रेशर थोड़ा सह सकना चाहिए, है ना। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। अब ये क्लासिफिकेशन में ये बस एक शॉर्ट थोड़ा थोड़ा आपको लिखना ही पड़ेगा कि ये ग्लास का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, और मेटल का कंटेनर भी हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोपेलेंट क्या होता है। तो प्रोपेलेंट, इट इज ए रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग अ प्रॉपर प्रेशर इनसाइड द कंटेनर। एक्चुअली ये प्रोपेलेंट के वजह से ये जो लिक्विड ये बॉटल के अंदर है उसमें प्रेशर क्रिएट हो जाता है। उसका क्या रहता है, करेक्टरिस्टिक्स ही ऐसा रहता है प्रोपेलेंट का, कि वो एक प्रेशर एक्सर्ट करता है अंदर। और और दूसरी चीज है, ये वॉल्व की वजह से भी जो भी मेडिकामेंट अंदर से बॉटल से जो बाहर आता है वो प्रेशर के साथ बाहर निकलता है। यानी कि एक तरफ तो प्रोपेलेंट काम करता है और दूसरी तरफ जो इसका वॉल्व है वो काम करता है ये लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए। इसलिए हम इसको हार्ट ऑफ द एरोजोल पैकेज भी बोलते हैं। किसको? प्रोपेलेंट को। प्रोपेलेंट कहाँ रहता है? ये सॉल्वेंट में रहता है। अब ये प्रोपेलेंट, प्रोपेलेंट कितने टाइप्स के होते हैं और उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है वो देख लेंगे। लिक्विफाइड गैस प्रोपेलेंट, यानी कि जो प्रोपेलेंट, जो उसमें हमने प्रोपेलेंट डाला है वो लिक्विड होगा और साथ में वो गैस होगा। दिस आर द एक्सर्ट एज ए लिक्विड अंडर प्रेशर। जो भी लिक्विड उसमें भरा जाता है वो अंडर प्रेशर, यानी प्रेशर भी उसमें एक्सर्टेड रहता है, उसकी वजह से ही वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। और जैसे ही जब वो बाहर आता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो कन्वर्ट हो जाता है गैस में। अब इसका एग्जाम्पल हम थोड़ी बहुत लिख लेंगे कि प्रोपेलेंट के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो जैसे क्लोरो फ्लोरो हाइड्रोकार्बन है। इट इज मेनली यूज फॉर द ओरल एंड इनहेलेशन प्रिपरेशन, यानी कि अगर हमें बक्कल कैविटी में, हमारे मुंह में, या फिर हमें रिस्पायरेटरी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, हमने देखा होगा कि बहुत सारे जो अस्थमा पेशेंट होते हैं वो पंप वगैरह यूज करते हैं, इनहेलर्स यूज करते हैं। तो वो भी क्या है, वो भी एक तरह का यही है, एरोजोल ही है। उसमें भी जो मेडिकामेंट जो निकलता है वो गैसेस फॉर्म में निकलता है। अब उसके और एग्जाम्पल प्रोपेलेंट यहाँ पे हो रहा है। प्रोपेलेंट का एग्जाम्पल क्या है जो उसमें मिलाया जाता है? वो है ट्राइक्लोरो मोनो फ्लोरो मीथेन हो सकता है, या फिर डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन हो सकता है, या फिर डाइक्लोरो टेट्राफ्लोरो मीथेन। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। किसके एग्जाम्पल हैं? ये एग्जाम्पल है प्रोपेलेंट। और प्रोपेलेंट का काम क्या रहता है? प्रोपेलेंट का काम रहता है कि लिक्विड पे प्रेशर एक्सर्ट करना, यानी अंदर जो भी लिक्विड हम भरते हैं बॉटल में उसको प्रेशर वहां पे एक्सर्ट, वहां पे क्रिएट करना। अब प्रोपेलेंट के और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन भी यूज हो सकता है प्रोपेलेंट के जैसा। इसमें क्या होगा, ये हाइड्रोकार्बन हम कब यूज करते हैं, ये प्रोपेलेंट हम कब यूज करते हैं? जब अंदर बॉटल में जो हमारा बेस है वो वाटर का हो, यानी वाटर मिक्सचर हो, वो वाटर एरोजोल्स होंगे उसमें, वाटर एज अ बेस कंटिन्यूअस फेज होगा, तो ये हम
हाइड्रोकार्बन यूज़ करते हैं, और ये मोस्टली टॉपिकल यूज़ के लिए होता है। यानी कि अगर ऊपर से अगर हमें कोई लोशन लगाना है या फिर कोई फोम लगाना है या फिर कोई स्प्रे है या फिर कोई दर्द ख़त्म करने का एनाल्जेसिक कोई प्रिपरेशन जो सिर्फ टॉपिकल यानी कि ऊपर स्किन पे जो हम यूज़ करते हैं, उसमें हम ये हाइड्रोकार्बन्स यूज़ करते हैं। अब हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल है जैसे प्रोपेन हो गया या फिर ब्यूटेन हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में टाइप्स ऑफ एरोसोल, यानी कि जो बॉटल्स मिलते हैं, जो इसमें जो मेडिकामेंट निकल के आता है, ये बॉटल भी, ये एरोसोल भी 3 टाइप के होते हैं। तो मेनली आपको नाम पहले याद रहना चाहिए कि कौन कौन से रहते हैं। पहला जो है वो स्पेस स्प्रे बोलते हैं, फिर जो दूसरा एरोसोल है उसको बोलते हैं सरफेस कोटिंग स्प्रे, और तीसरा जो है वो फोम है। अब इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। जो स्पेस स्प्रे है, तो ये हमें सिंपल एग्जांपल हम याद रख सकते हैं, जैसे परफ्यूम है। परफ्यूम को जैसे हम प्रेस करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो उसके जो डिस्पर्शन फेज का जो उसमें जो लिक्विड होता है वो जो कन्वर्ट हो जाता है एयर, तो वो हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे आसपास में बहुत देर तक वो रहता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, स्पेस स्प्रे। यानी बहुत प्रेशर के साथ वो बाहर आएगा और वो स्प्रे बन जाएगा, और वो एनवायरनमेंट में बहुत देर तक रहता है। जबकि ये सरफेस कोटिंग स्प्रे जो है, जैसे कहीं हमें मार लग गया, हमें चोट लग गई है ना, तो ये स्प्रे हम कर देंगे तो वहां पे एक सिर्फ दवाई की कोटिंग लग जाती है, जैसे कि लोशन क्रीम रहता है, तो हाथ से नहीं लगा करके हम सिर्फ स्प्रे कर देते हैं, तो ये क्या होता है, जहां हमें मार लगा या जहां हमें ज़रूरत है वहां पे ये कोटिंग बना देता है। जबकि ये फोम, फोम का मतलब होता है झाग वगैरह, जैसे ही हम इसको हम प्रेस करते हैं तो जो इसमें से जो मेडिकामेंट या दवाई निकलती है वो एक झाग के जैसा निकलता है, और उसे भी जहाँ पे रिक्वायर्ड हो, जहाँ हमें ज़रूरत है वहाँ पे हम उसे लगा लेते हैं। लेकिन ये दिख के कैसे आता है, ये स्प्रे होता है फर्स्ट, सेकंड वाला क्या रहता है, जैसे लोशन वगैरह जो सरफेस पे हम लगा देते हैं, और तीसरा जो है ये झाग के जैसा बाहर निकल के आता है बॉटल में। बस इतना ही इसका फ़र्क है। तीसरा है एडवांटेज, कि हम एरोजोल डोजेस फॉर्म क्यों यूज़ करते हैं, हम ये स्प्रे बनाने की क्या ज़रूरत बनी। तो फर्स्ट जो है, अवॉइड द फर्स्ट पार्ट पास मेटाबॉलिज्म, यानी कि जैसे अगर हमें कोई मार वार लग गया है ना, तो हमें कोई दर्द की गोली खाना है, तो हम पहले उसे खाएंगे, फिर वो स्टमक में जाएगा, फिर वो डाइजेस्ट होगा, फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा, फिर वो जहाँ पे उसको एक्शन दिखाना है वो, तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए सिर्फ ऊपर टॉपिकल पे, यानी कि एक्सटर्नल यूज़ के लिए मोस्टली होता है, कि जहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत है वहीं पे हम इसको स्प्रे कर देते हैं और वहाँ पे ये अपना एक्शन दिखाता है। तो इसकी ज़रूरत ही नहीं होती कि ये पहले एब्जॉर्ब हो, डाइजेस्ट हो, फिर एब्जॉर्ब हो, फिर वो साइट ऑफ एक्शन पे जाए। तो हम इससे बच जाते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से बच जाते हैं। या फिर समझो हमें कोई थ्रोट में इन्फेक्शन है, नोज में इन्फेक्शन है, या फिर ट्रैकिया अस्थमा वगैरह जो पेशेंट होते हैं उनको है, तो सिर्फ उसी जगह पे सिर्फ हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में हम मेडिकामेंट उसको पेशेंट को दे सकते हैं। सेकंड जो है वो डिलीवर यूनिफॉर्म डोजेस फॉर्म है। यूनिफॉर्म डोजेस फॉर्म यानी कि ये इसका जब वॉल्व हम मीटर्ड वाले लगा देते हैं, वॉल्व भी 2-3 तरीके के होते हैं, अगर मीटर्ड वाले लगा देते हैं तो एक स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन ही बाहर आ पाता है। यानी कि जैसे कि हम हैंड वॉश में भी देखें, जब हम प्रेस करते हैं तो थोड़ा ही क्वांटिटी बाहर आ जाता है, जबकि हम परफ्यूम में जब हम प्रेस करते हैं तो कंटिन्यूस आता रहता है। तो जो हैंड वॉश वाला जो मीटर वॉल्व लगा रहता है, तो उसमें क्या होता है, जितना हमें डोज चाहिए उतना ही हम उसमें सेटिंग रहता है और उतना ही वो बाहर आता है। तो इस वजह से हम जो यूनिफॉर्म डोजेस फॉर्म भी हम उसको पेशेंट को हम दे सकते हैं, उसको कभी गलती नहीं होगा कि एक बार ज़्यादा कौन सा ज़्यादा ले लिया डोज और एक बार कम ले लिया, या वो पेशेंट को नापने में उनको कुछ वो हो गई, गलती हो गई और वो ज़्यादा डोजेस बॉडी में चला जाएगा, वैसा नहीं होगा। अब थर्ड जो है ये टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। टारगेटेड यानी जहां हमें ज़रूरत है वहीं पे सिर्फ लगाना। समझो हमारी स्किन पे कोई इन्फेक्शन हो गया तो वहां पे स्प्रे कर ली, कहीं दर्द है वहां पे स्प्रे कर लो। फिर जैसे कि ये हैंड वॉश वगैरह जैसे हाथ में सिर्फ लगाना है तो वहीं पे, अस्थमा वगैरह पेशेंट है तो सिर्फ पंप से एक बार इनहेल कर लिए, तो जो जो अफेक्टेड एरिया था वहां पे हम यूज़ कर लिए। तो ये टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम मतलब जहां हमें ज़रूरत है वहीं पे हम वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि हम गोली कैप्सूल और इंजेक्शन जैसा लेकर के हम पूरे अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को बिगाड़ दें, ये सब की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे।
फोर्थ क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोपेलेंट इट प्रोड्यूसेस कूलिंग इफेक्ट, क्योंकि इसमें प्रोपेलेंट जो रहते हैं, प्रोपेलेंट जैसे एसीटोन वगैरह होगा, जो सॉल्वेंट अगर इसमें होगा तो वो एक तरह से ठंडक भी पहुंचाता है। तो अगर पहले कोई पेशेंट कोई बहुत ज़्यादा उसको मार वगैरह लग रहा है और वहाँ इरिटेशन हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, दर्द के साथ इरिटेशन हो रहा है, तो थोड़ा बहुत वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट ये दे देता है। फिफ्थ है कि इट इज़ यूज फॉर द मेडिकामेंट दैट आर सेंसिटिव फॉर द ऑक्सीजन, मॉइस्चर, लाइट एंड हीट सेंसिटिव ड्रग, क्योंकि इसका जो बॉटल हम जब देखते हैं तो ये क्या है, ये हाईली सील्ड रहता है, कहीं से भी ये एयर ना आ सकता है ना जा सकता है, कहीं से भी कॉन्टामिनेशन होने का कोई चांस ही नहीं है। तो इसमें जो भी मेडिकामेंट रहेगा वो ना ऑक्सीजन से वो रिएक्ट हो पाएगा, ना मॉइस्चर उसके अंदर जा पाएगा, ना लाइट से वो रिएक्ट होगा, और ना ही वो हीट सेंसिटिव होगा। अब लास्ट वाला क्या है, इट इज़ ईजी टू यूज़, ये यूज़ करने में बहुत ईजी है, क्योंकि जैसे कहीं मार वगैरह लग गया तो ऐसा, जैसे हम कोई बाम वगैरह लगाते हैं तो हमें वहाँ पे क्या करना पड़ता है, रब करना पड़ता है, वहाँ पे हमें वहाँ अप्लाई करना पड़ता है, वो अप्लाई करने से और दर्द होता है। तो इसको क्या है, सिर्फ दूर से हम स्प्रे कर दिए और ये अपना काम करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट देखेंगे कि इतने सारे एडवांटेज है लेकिन साथ में थोड़े बहुत इसके डिसएडवांटेज भी है, कि क्या खामियां हैं इसके, क्यों नहीं हम सब लोग क्यों नहीं प्रेफर कर सकते एरोजोल। तो फर्स्ट जो है कि ये जो एरोजोल है, इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रिपेयर द एरोजोल डोजेस फॉर्म इन द इनसॉल्युबल ड्रग। जो इनसॉल्युबल ड्रग है, ऐसे ड्रग जो कि सॉल्वेंट में डिजॉल्व ही नहीं होते, तो वो ड्रग हम इसमें नहीं प्रिपेयर कर सकते। सेकंड क्या है, ये जो प्रोपेलेंट हम यूज़ कर रहे हैं, अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करें, मतलब बहुत ज़्यादा हम इसको यूज़ करते रहे तो ये क्या होता है, टॉक्सिक इफेक्ट भी दिखाता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह रहता है जो कि हमारे ओजोन लेयर के लिए भी बहुत खतरनाक होता है। थर्ड क्या है, इट इज़ एक्सपेंसिव डोजेस फॉर्म, ये सबसे ज़्यादा इसका जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, ये महंगा पड़ जाता है, क्योंकि इसका पैकेजिंग वगैरह, इसका बॉटल वगैरह जो रहता है ये स्पेशलाइज्ड रहता है, तो ये जब मार्केट में हमें मिलता है तो ये क्या रहता है, बहुत महंगा रहता है, इस वजह से भी सारे लोग इसको एफर्ट नहीं कर पाते, सारे लोग इसको नहीं खरीद पाते। फिर फोर्थ क्या है, सम टाइम इट कंटामिनेट ड्रग्स बाय इट स्ट्रेसेस मेटल दैट प्रेजेंट इन द कंटेनर। लॉन्ग ड्यूरेशन अगर हम इसको बहुत दिनों तक रखें तो हो सकता है कि जो इसमें इतने सारे केमिकल्स है, वो केमिकल कभी इसके मेटल सरफेस से रिएक्ट करके कुछ और टॉक्सिक बना सकता है, वो इसके डिसएडवांटेज में आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मतलब ये एरोजोल हमने बना लिया, ये आखिर हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, दे आर यूज टू डिलीवर द मेजर्ड डोज। मेजर्ड डोज मतलब एक पर्टिकुलर डोज, कितना डोज कितना, जैसे कि हम हैंड वॉश में देखते हैं ना, थोड़ा उतना ही निकल के आता है ना, तो जितना कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट को एकदम एग्जैक्ट डोज देना होता है, तो हम ये एरोजोल्स यूज़ कर सकते हैं। सेकंड क्या है, इट इज़ यूज फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द ड्रैग ऑन द सरफेस एरिया, मतलब जहाँ पर भी हमें मार वगैरह चोट लगी है वहाँ पे क्या होता है, इस इसको अप्लाई किया जाता है, और ये उतना ज़्यादा असरदार नहीं होता, मतलब कि जैसे कि एंटीबायोटिक्स वगैरह हम जब खाते हैं तो वो क्या होता है, वो पूरा किल कर देता है, यानी कि मार देता है, जो बैक्टीरिया जर्म्स होते हैं उसको मार देता है। ये कभी कभी क्या होता है, अगर कुछ अंदर सिस्टम में भी चला गया माइक्रोब्स, तो वो इस पे काम नहीं कर पाएगा वो। दे आर यूज एज एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक। अब ये जो एरोजोल है, इसको हम एनाल्जेसिक, दर्द कम करने के लिए स्प्रे यूज़ करते हैं, या फिर एंटीसेप्टिक, जैसे कि हम लोग कोविड में भी देखे कि एंटीसेप्टिक क्या आ रहा था, ये एरोजोल फॉर्म में भी आ रहा था। स्किन ड्रेसिंग वगैरह, जैसे बैंडेज वगैरह लगाते हैं तो वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। और फोर्थ है कि यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक डिजीजेस, ये तो बहुत पुराना है, कि जैसे अस्थमा वगैरह जो जिनका ये एलर्जिक वाले रहते हैं, या फिर अस्थमा जो पेशेंट रहते हैं जिनके ट्रैकिया में और लंग्स में प्रॉब्लम रहता है, तो सिर्फ उसी एरिया को मेडिकेशन देना रहता है, उसी एरिया को ज़्यादा दवाई पहुंचना होता है, तो वहाँ हम एरोजोल यूज़ करते हैं। ये जो सेकंड था कि दे आर यूज फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द ड्रैग ऑन द एरिया सरफेस एरिया, यानी कि जो जिस एरिया पे हमें मार लगा है उस एरिया पे हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया एप्लीकेशन ऑफ एरोजोल, हो गया। ये लॉन्ग क्वेश्चन है और ये ज़्यादा मार्क्स के लिए आता है, और मोस्टली इस चैप्टर से दो ज़रूर आते हैं, या तो ग्लास पे पूछ लेगा जिसका मैं अपलोड कर चुकी हूँ, या फिर ये एरोजोल पे पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन, तो इसको भी आप प्रिपेयर करेंगे। मोस्टली बहुत चांसेस है ये क्वेश्चन आने के लिए, तो पीडीएफ भी साथ में आपको मिल जाएगा। अगर मेरी वीडियो से थोड़ा भी आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।